नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं सुमर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। यहां पर आपको डीएड स्पेशल एजुकेशन से संबंधित जानकारियां और नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 6 यानी कि जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 6 पे हम बात करेंगे। इसके पहले 5 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो देख लें, उनका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आप हमारी और महत्वपूर्ण वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहां पर आपको डीएड स्पेशल एजुकेशन के नाम से प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास, अपने सहपाठियों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जितनी भी जानकारी है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं और काफ़ी सारे नोट्स, महत्वपूर्ण नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो यदि मैं बात करूंगा तो सबसे पहले क्वेश्चंस पे, और जो पार्ट 5 आपके बने हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको पहले भी बताए हैं, तो उन पार्ट्स को जरूर आप लोग देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं पेपर में आए हुए हैं, पेपर में आने की संभावनाएं बनी रहती हैं, इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विशेष शिक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होता है? जो शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होता है, यानी कि टीचर और स्टूडेंट का रेशियो कितना होता है, एक क्लास में एक टीचर पे कितना छात्र रहेगा। दोस्तों, जो शिक्षक और छात्र का अनुपात होता है, जो माइल्ड लेवल के छात्र होते हैं उनका 1:10 और जो मॉडरेट लेवल के छात्र होते हैं 1:7, जो सीवियर प्रोफाउंड होते हैं लमसम 1:2 के अनुपात में रहता है। कभी कभार क्वेश्चन ऐसा करता था कि जो आपका है वह छात्र पहले लिख देगा और शिक्षक बाद में लिखेगा और आपको यहाँ पर घुमा देगा कि किस प्रकार से अनुपात होता है। तो यहाँ पर जो अनुपात है वो आपका डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। पहले आपका छात्र कह रहा है तो हम पहले छात्र को लिखेंगे यानी कि 10, और फिर शिक्षक कह रहा है तो शिक्षक का 1। तो इस प्रकार से हम, अगर छात्र और शिक्षक का अनुपात पूछता है तब आपका 10:1 या 1 या 7:1 लिखेंगे आप। और अगर आपसे पूछता है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना है तब आप ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से काफ़ी बार पेपर में घुमाया जा चुका है बच्चों को, और बच्चे छात्र जो हैं वो गलत करके आते हैं। तो भाइयों और आप बहनों, बिल्कुल क्वेश्चंस को गलत ना कीजिएगा। आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन सीख रहे हैं और जब हमारा आप वीडियो देखा कीजिए तो पेन और कॉपी लेके जरूर बैठ जाया कीजिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इधर से जितने भी मेरे मन में क्वेश्चंस आया करते हैं मैं आपको बताता रहता हूँ, रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। देखते हैं, लेखन कौशल के चरण लिखिए। लेखन कौशल के चरण लिखिए। अब आप किस प्रकार से, यदि आप बच्चों को, मान लीजिए कि आप बच्चों को कुछ लिखना सिखा रहे हैं, तो किस चरणों के माध्यम से, किन किन चरणों के माध्यम से आप लिखना सिखाएंगे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप लोग, पूछता कुछ और है और गलत कुछ और करके आता है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी पूछा जाता है और आपका ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछा जाता है। जब आपसे लेखन कौशल के चरण केवल पूछता है 2 नंबर में, तो आपको केवल चरण और चरण लिखने होते हैं। इसके बाद में अगर 5 नंबर पूछा तो उनको डिस्क्राइब करके भी लिखना होता है। तो इस प्रकार से आपका जो ये क्वेश्चन आता है तो ये पूछा जाता है। बताइए, लेखन कौशल के चरण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बच्चा जब होता है तो वो क्या करता है, स्क्रबिंग करता है। मतलब जब बच्चा, हम उसको पेंसिल पकड़ाते हैं तो वो पेंसिल पकड़ के बस स्क्रबिंग करना स्टार्ट करता है, गोला करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, कुल मिला के स्क्रबिंग करता है, यानी कि लिपकी। फिर क्या करेगा, किसी भी चीज़ को हम ट्रेस करने के लिए देंगे तो वह ट्रेसिंग करेगा, डॉट डॉट के माध्यम से ट्रेसिंग करेगा। हाँ, उसके बाद में ट्रेस करने के बाद में क्या होता है, हम जब उसको ट्रेस करने के लिए दे देते हैं तब ट्रेसिंग पूरी फुल लाइन बनी होगी, इसके ऊपर ट्रेसिंग, इसी के ऊपर दोहराएगा। उसके बाद में क्या करेगा, ज्वाइनिंग डॉट, यानी कि डॉट डॉट दिए होंगे और ज्वाइन करेगा उनको, तो ये क्या होता है, ज्वाइनिंग डॉट। उसके बाद में नकल करके सीखेगा और याद करके सीखेगा। तो इस प्रकार से जो लेखन कौशल के चरण होते हैं वह 5 होते हैं। सबसे पहला लिखी, यानी कि लिख करके, यानी कि स्प्रिट, जो आपका स्क्रबिंग यानी कि लिपकीय, और दूसरा आपका ट्रेसिंग, यानी कि जो लाइन खींची हुई है इसी पे दूसरी लाइन खींचना, ट्रेस करना उसको। उसके बाद में ज्वाइन डॉट, यानी कि मिलान करके सीखना, फिर नकल करके और फिर याद करके। इस प्रकार से 5 चरण होते हैं। 5 नंबर में आता है तो आपको ये पूरा का पूरा डिस्क्राइब करके लिखना होगा। अगर 2 नंबर में तो काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखते हैं दोस्तों, मैंने आपको पार्ट जो आपका 5 था
उसमें मैंने आईपी के बारे में काफ़ी कुछ समझाया था, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको वहाँ पे बताए थे। ये क्वेश्चन मुझसे वहाँ पर ड्रॉप हो गया था, छूट गया था, तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। आईपी के कितने भाग होते हैं दोस्तों? आईपी के दो भाग होते हैं, इसको हम या तो पार्ट ए कह सकते हैं या पार्ट बी कह सकते हैं या पार्ट आ या बा कह सकते हैं। तो पार्ट आ या में क्या होता है, हम बच्चे से संबंधित जानकारी इसमें लिखते हैं, जैसे व्यक्तिगत जानकारी, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका इतिहास क्या है। इस प्रकार से हम पार्ट ए में बात करते हैं। और पार्ट बी में हम क्या बात करते हैं, जो आईपी का पार्ट बी होता है, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम का जो पार्ट बी होता है, उसमें क्या कहते हैं, शैक्षणिक कार्यक्रम जो लागू कर रहे हैं, जो बच्चे पर हम शैक्षणिक कार्यक्रम लागू कर रहे हैं, उसकी गतिविधियां व सूचनाएं जो हैं वह हम पार्ट बी में एकत्रित करते हैं। तो इस प्रकार से आईपी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5 नंबर 10 नंबर तक ये क्वेश्चन, 1 से लेकर के 1 2 5 10 नंबर तक ये क्वेश्चन आपके पेपर में और जो आपके यहाँ एग्जामिनर आता है वो जरूर पूछता है। तो ये आईपी जो है आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और इसके बारे में हमने काफ़ी पार्ट 5 में बताया है, उसको आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, मैंने आपको पहले बताया, बट डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, मारिया मॉन्टेसरी। दोस्तों मारिया मॉन्टेसरी काफ़ी प्रचलित नाम है, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? अगर हम मारिया मॉन्टेसरी के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म जो हुआ था वह हुआ था 1870 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? इटली में। इटली में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने बताया था कि बच्चे जो हैं वह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, बच्चे जो हैं वह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। और इन्होंने क्या था, 24 वर्ष की आयु में ही, 24 वर्ष की आयु में इन्होंने रोम विश्वविद्यालय से डॉक्टरी पास करने के बाद में श्रवण बाधित, मानसिक बंधित और शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे थे, इनके लिए चिकित्सा प्रारंभ की थी। तो काफ़ी कुछ हमने मारिया मॉन्टेसरी के बाद में आपको बताया। आगे देखते हैं, सामूहिकरण के कितने प्रकार होते हैं? पांचवा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाने वाले क्वेश्चन है, सामूहिकरण के कितने प्रकार होते हैं। तो यदि हम बात करते हैं सामूहिकरण के प्रकार पर, तो पहला प्रकार होता है उम्र यानी कि एज, दूसरा होता है आपका लिंग, और तीसरा होता है आपका स्तर। तो सामूहिकरण के 3 प्रकार होते हैं, उम्र, लिंग और स्तर। आगे देखते हैं, छठवां क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शिक्षण की विधियां लिखिए। शिक्षण की विधियां अगर आपसे पूछता है, मैंने बोला है आपसे, अगर आपसे पूछ देगा कि शिक्षण की विधियां लिखिए, काफी बार ऐसे पूछ देगा टीचिंग स्ट्रेटेजीज लिखिए या टीचिंग अप्रोचेस लिखिए, तो आप लोग उसमें भड़बड़ जाते हैं, मतलब आप लोग गलत करके आते हैं। और एक अगर बात बताऊं तो मैंने भी गलत किया था। मैं भी शुरुआत में जब इन चीज़ों को देखता था तो मुझे भी समझ में नहीं आता था, मैंने भी काफ़ी बार इन क्वेश्चनों को गलत किया। तो आप लोग ना गलत कीजिएगा। जो शिक्षण की विधियां होती हैं तो किस प्रकार से आप लिखेंगे, और कभी कभार आपसे पूछ देता है कि टीचिंग अप्रोचेस क्या होते हैं, या यहाँ पे तो पूछ रहा है टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। तो यहाँ पर शिक्षण की विधियां पेपर में जरूर देख लीजिएगा, टीचिंग अप्रोचेस इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो अगर यहाँ पर शिक्षण की विधियां पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, टास्क एनालिसिस यानी कि क्रिया विश्लेषण, प्रॉम्प्टिंग, फेडिंग, शेपिंग, चेनिंग, इस प्रकार से जो होती हैं वो शिक्षण की विधियां होती हैं, यानी कि श्रृंखलाबद्धता, फेडिंग देना और उसका आकार देना, हाँ, और टास्क एनालिसिस यानी कि क्रिया विश्लेषण और कार्य विश्लेषण। तो इस प्रकार से शिक्षण की विधियां ये होती हैं। अगर आपसे कभी टीचिंग अप्रोचेस पूछता है तो वहां पर क्या होगा, मल्टी सेंसरी और मॉन्टेसोरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड या प्लेवे मेथड, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, सहायता के प्रकार होते हैं। सहायता कितने प्रकार की होती है? अच्छा, आप लोग एक बार मुझे बताइए और देखिए, समझिए, जब आप लोग क्लास में छात्रों के साथ बैठते हैं और उनके लिए जैसे आप किसी भी लेसन प्लान को करा रहे हैं, तो आप वहाँ पर कितने प्रकार की सहायताएं बच्चों को देते हैं? जो सबसे पहली प्रकार की सहायता होती है वह होती है शारीरिक सहायता, यानी कि फिजिकल प्रॉम्प्ट। अगर आप बच्चा बिल्कुल लिखने में असमर्थ है तो आप क्या करेंगे, या कोई भी कार्य करने में असमर्थ है तो आप उसको क्या करेंगे, शारीरिक सहायता देंगे। और दूसरा क्या होता है, अगर वह शारीरिक सहायता मान लीजिए वो आप स्वयं कर लेता है तो आप क्या करेंगे, शाब्दिक सहायता देंगे। उसके बाद में
शारीरिक सहायता से अगर बच्चा शारीरिक सहायता उसको नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, शाब्दिक सहायता देंगे, मतलब बोलेंगे और फिर लिखेंगे। उसके बाद में क्या, सांकेतिक सहायता। इस प्रकार से हम सहायता के प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट और जेस्चर प्रॉम्प्ट, सांकेतिक सहायता। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और जो सहायता के प्रकार हैं ये आप अगर पेपर में आता भी है 1 से 2 नंबर में, आप जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। जब वीडियोस देखा कीजिए तो पेन और जो पेंसिल जरूर लेके बैठ जाया कीजिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको नोट डाउन जरूर कीजिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन 8वां है, 1 से 1 का विवरण लिखिए। या दूसरा क्वेश्चन आता है आपका 1 से 1 का व्यवहार लिखिए। ये जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर में जरूर पूछा जाता है। जितने भी पेपर हैं आप लोग अगर उठा के देखेंगे तो उन पेपरों में 2 से 5 नंबर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 1 से 1 का व्यवहार लिखिए, या दूसरा क्वेश्चन जो आपका ये 1 से 1 का विवरण लिखिए। तो देखिए 1 से 1 का विवरण क्या होता है, एक वस्तु से एक वस्तु का स्थानांतरण जो अर्थपूर्ण रूप से समझदारी से किया जाता है वह 1 से 1 का विवरण कहलाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 1 से 1 वस्तु का स्थानांतरण मतलब 1 से 1 का जो बदलाव, जैसे यदि आप मान लीजिए कि आपके पास 1 किलो सेब है और आपके जो दूसरे सहपाठी हैं उनके पास में क्या है, जो दूसरी चीज़ है, मान लीजिए यहाँ पर अनार मान लीजिए, तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, तो क्या होता है इसका भी रेट 50 रुपीज़ है और इसका भी रेट 50 रुपीज़ है। तो इस प्रकार से दोनों चीज़ों का स्थानांतरण मतलब अदला बदली करना, आप उनसे सेब वो उनसे आपसे, तो इस प्रकार से अदला बदली करना, किसी भी चीज़ का स्थानांतरण करना, ऐसे कह सकते हैं। या 2 समान वस्तुओं का, जो 2 समान मूल्य की वस्तुएं हैं उनकी हेराफेरी करना, उनकी अदला बदली करना, तो यह क्या होता है आपका 1 से 1 का विवरण कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी देके मैंने आपको समझा दिया, तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। नवा क्वेश्चन देख लीजिए, मनोरंजन कौशल क्या है, यानी कि रिक्रिएशनल स्किल क्या है। काफी बार पेपर पूछा गया है यह क्वेश्चन, आपका 5 से 10 नंबर में और 2 नंबर में भी पूछा जा चुका है। तो मनोरंजन स्किल क्या होती है, यानी कि रिक्रिएशनल स्किल क्या होता है, मनोरंजन कौशल क्या होता है। तो देख लीजिए, सुन लीजिए, काफी अच्छा है। मनोरंजन कौशल का अर्थ होता है व्यक्ति के जीवन की उपयोगिता एवं गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बच्चों को खाली समय का ज्यादा से ज्यादा, मतलब हम बच्चों को मनोरंजन करके उनका जो समय है वो बचा करके उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि जितनी भी उनकी चीजें हैं उनको सही से सही ढंग से इस्तेमाल करके उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जिस प्रकार का हम प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मनोरंजन कौशल कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, बच्चे की जो समय की पढ़ाई के अंतर्गत विकास, कौशल, मूल्य और आदि की जानकारी दी जाती है। जो उसका विकास होता है उसका कौशल किस प्रकार से हम कराएंगे और मूल्य आदि की जानकारी भी दी जाती है। जो मनोरंजन कौशल होता है इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि मनोरंजन कौशल एक ऐसा प्रशिक्षण है जो व्यक्ति को लगातार स्वयं को विकसित करने तथा स्वयं को समझने के लिए खाली समय के उपयोग को समझाता है। जो आपका खाली समय है उसके उपयोग को समझाता है कि आप खाली समय में क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से आप मनोरंजन के द्वारा किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। जैसे हम बच्चों को जब लेसन प्लान कराते हैं तो मनोरंजन के द्वारा कराते हैं, अगर आप ऐसा कर लेंगे तो हम आपको ये चीज़ देंगे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे मनोरंजन के साथ में बच्चा सीखता रहे। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, योगा, पेंटिंग, शारीरिक व्यायाम तथा कला आज सब करा सकते हैं। अगर बच्चा मनोरंजन कौशल के अंतर्गत क्या कर सकता है, पेंटिंग कर सकता है, मनोरंजन आएगा उसको। शारीरिक व्यायाम यानी कि पीटीएम करा सकते हैं उसको। कला यानी कि आर्ट उसको करा सकते हैं, योगा करा सकते हैं। तो ये सब मनोरंजन कौशल के अंतर्गत आते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 10वां क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, मनोरंजन कौशल के प्रकार। मनोरंजन कौशल के कितने प्रकार होते हैं। तो मनोरंजन कौशल के पहला प्रकार अगर हम बात करते हैं तो सक्रिय मनोरंजन कौशल, दूसरा निष्क्रिय मनोरंजन कौशल, तीसरा अल्प निष्क्रिय मनोरंजन गतिविधि, या चौथा हम बात कर सकते हैं रचनात्मक मनोरंजन गतिविधि। तो जो पहला आपका सक्रिय मनोरंजन होता है तो इसमें क्या होता है, फुटबॉल। जैसे सक्रिय का मतलब यह है कि किसी चीज में सक्रिय रहना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, ये सब सक्रिय मनोरंजन के अंतर्गत आते हैं। दूसरे मनोरंजन जो आपका होता है वह होता है निष्क्रिय मनोरंजन। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं,
देख लीजिए, इसके अंतर्गत निष्क्रिय मतलब आप बैठे हैं और बैठ करके जो भी काम कर रहे हैं, जैसे टीवी देख रहे हैं, हाँ, दूसरों को खेलते हुए देख रहे हैं, तो आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, आप केवल और केवल देख रहे हैं, या मोबाइल पे कोई चीज चल रही है आप देख रहे हैं, तो यह निष्क्रिय कौशल के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखते हैं अल्प निष्क्रिय कौशल। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे आप अगर आप बैठे हैं यहाँ पर और आपके पास में सिक्के रखे हैं काफी, तो क्या है, अल्प निष्क्रिय कौशल, मतलब थोड़ा काम कर रहे हैं आप, सिक्कों को उठा करके इकट्ठा कर रहे हैं, या इस प्रकार से आप कौशल जो भी, जैसे मान लीजिए किसी सुई में धागा डालना, या किसी सुई से कोई भी काम, मतलब निष्क्रिय काम, छोटा सा काम करना, वो भी बैठ के करना, तो इस ये आता है आपका अल्प निष्क्रिय मनोरंजन के अंतर्गत। और रचनात्मक के अंतर्गत क्या आता है, पेंटिंग करना या कि बर्तन बनाना, ये सब होता है आपका रचनात्मक कौशल के अंतर्गत। तो दोस्तों, आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट जो 5 पार्ट्स मैंने पहले डाल रखे हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको वहाँ से भी मिलेंगे। काफ़ी आपके कमेंट्स आया करते हैं, तो मैंने उनको भी देखा था। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन में ऑल वाला जो ऑप्शन है वो प्रेस कीजिएगा, जिसके बाद में जितनी भी मैं वीडियोस आपको अपलोड कराऊंगा उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड होती रहेगी। दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ और कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।